अच्छा, चैप्टर नंबर 15 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राइसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। अब इसको रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्यों कहा जाता है? रीज़न ए इसके रिप्रेजेंटेशन थ्योरम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम कोई भी फंक्शन लेंगे, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस में, फिर ये प्रूव करेंगे कि उस फंक्शनल को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये राइसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। लेट एच बी अ हिल्बर्ट स्पेस एंड एफ बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शनल ऑन एच। ठीक है, कोई भी फंक्शनल लेना है ना हमने, ठीक है, तो एफ कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शनल है एच के ऊपर, मीनिंग दैट कि एफ अगर हिल्बर्ट स्पेस पर फंक्शनल है तो फिर एफ हिल्बर्ट स्पेस की कॉन्जुगेट स्पेस का भी एलिमेंट होगा। आप ये इस तरह से देखें कि एक चीज़ है एलिमेंट एफ, वो फंक्शनल है एच के ऊपर, ठीक है। दिस मीन्स कि एफ का जो एफ एलिमेंट होगा एच स्टेरिक यानी कि एच कॉन्जुगेट का। अगर इसी तरह से कोई जी फंक्शनल हो एच कॉन्जुगेट के ऊपर तो फिर जी एलिमेंट होगा एच का, यानी उलट चीज़ चल रही है। अगर फंक्शनल इस पे है तो एलिमेंट इसका होगा, फंक्शनल इस पे है तो एलिमेंट इसका होगा। तो अगर ये एफ फंक्शनल है एच के ऊपर तो मीन्स कि एफ किसका एलिमेंट होगा? एच स्टेरिक का, ठीक है, एच कॉन्जुगेट का। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर। ये यूनिक वेक्टर, यह चीज़ आप याद रखनी है कि इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर y इन h सच दैट कि आप उस फंक्शनल को लिख सकते हैं x और y के इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में, और x बिलोंग कर रहा होगा h से, ठीक है, y भी h से ही बिलोंग कर रहा है। और फिर हम वो जो हमने y इन यूनिक वेक्टर लिया है, हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शनल f की नॉर्म है वो इक्वल होगी y की नॉर्म के इक्वल। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। दिस इज द स्टेटमेंट। केस 1 ये है कि आपके पास जो मैपिंग है वो मैपिंग ज़ीरो मैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। केस 2 ये है कि वो ज़ीरो मैपिंग नहीं हो सकती। दो ही केसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि अगर जो एफ़ है वो ज़ीरो मैपिंग है, इसका मतलब है ज़ीरो मैप का मतलब है कि एफ़ जिस बी एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है। इसको कहेंगे कि हम ये ज़ीरो मैपिंग है। कि अगर अगर तो एफ़ ज़ीरो मैपिंग है, इट्स मीन दैट कि एफ़ जब एक्स के ऊपर अप्लाई होगा तो आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो। तो हिल्बर्ट स्पेस का जो हर एलिमेंट होता है वो ज़ीरो पर मैप करेगा। हिल्बर्ट स्पेस का हर एलिमेंट ज़ीरो पर मैप करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस में एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऑर्थोगोनल सेट होता है ना। ऑर्थोगोनल सेट में हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो होता है। तो अगर एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो है तो इट्स मीन कि वाई क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो किसी भी एलिमेंट सेट को, किसी भी वेक्टर को ऑर्थोगोनल तब कहते हैं जब उसका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो। तो अभी तक सिर्फ हमने यही किया कि एफ को ले लिया, एक ज़ीरो मैपिंग है। अगर ज़ीरो मैपिंग है तो वहाँ पे जो जिन एलिमेंट्स के ऊपर वो मैप कर रही होगी वो भी ज़ीरो होगा, और वहाँ पे जो उन एलिमेंट्स का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो भी ज़ीरो होगा। और अगर उन एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इट्स मीन कि वाई एक ऑर्थोगोनल है, जो कि हमने यूनिक वेक्टर लिया था, ठीक है। अब y इज ऑर्थोगोनल टू किसके? अब यहाँ पे देखो x किसके ऊपर, x किससे बिलोंग कर रहा है? h से। y x के ऊपर जो है वो ऑर्थोगोनल है। इट्स मीन कि x तो h से बिलोंग कर रहा था, तो y किसके ऊपर ऑर्थोगोनल होगा? कलेक्टिवली h के ऊपर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज y का हिल्बर्ट स्पेस के हर एलिमेंट x के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, जिसका मतलब है y ऑर्थोगोनल होगा पूरी की पूरी हिल्बर्ट स्पेस h के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक यूनिक वेक्टर मिल गया है y इज इक्वल टू ज़ीरो, जो पूरी पूरी स्पेस के ऊपर ही जो है वो ज़ीरो हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। तो ऐसा तो बड़े यूनिक केसेस में होता है कि आपके पास एक ही वेक्टर पूरी की पूरी स्पेस के ऊपर ऑर्थोगोनल हो जाए, ठीक है। अगर y ज़ीरो आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, यूनिक वेक्टर है ये, तो इसका मतलब है y की नॉर्म भी ज़ीरो होगी। y की नॉर्म भी ज़ीरो, तो यहाँ पे हमने मैपिंग कौन सी ली है? ज़ीरो मैपिंग ली है, तो f की नॉर्म भी ज़ीरो होगी, y की नॉर्म भी ज़ीरो होगी, तो ये दोनों इक्वल हो गई। तो हमारे पास केस 1 में ये चीज़ प्रूव हो गई कि हमने किया क्या, हमने एक मैपिंग ली, एक फंक्शनल लिया, और उसको किसकी फॉर्म में हमने क्या किया? मैंने आपको ये बताया कि राइसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का मतलब यही है कि आप कोई फंक्शनल लो और उसको इनर प्रोडक्ट की टर्म में रिप्रेजेंट कर दो। हमने एक फंक्शनल लिया, ठीक है, और उसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इट्स मीन कि हमने राइसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की फर्स्ट जो चीज़, दो चीज़ें थी कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होगा वो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा, और नॉर्म ऑफ एफ जो होगी वो नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल होगी। तो ये चीज़ हमने ज़ीरो मैपिंग को लेते हुए ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हम देखेंगे कि अगर मैपिंग आपके पास नॉन ज़ीरो हो,
यानी कोई ना कोई मैपिंग एग्जिस्ट कर दी हो, तो उस केस में हमारे पास क्या रेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की स्टेटमेंट कहेगी। अब हमारे पास दूसरी मैपिंग है जो कि नॉन जीरो है। तो लेट कर लिया कि एफ़ क्या है, एक नॉन जीरो मैपिंग है। अगर एफ़ एक नॉन जीरो मैपिंग है तो हमारे पास देखें, अगर ये नॉन जीरो मैपिंग है तो हिल्बर्ट स्पेस एच से किसी न किसी कांस्टेंट की तरफ जाएगी। मतलब कि मैं इस बात का क्या कर रही हूँ, मतलब कि ये कि देखिए अगर तो वो नॉन जीरो है फिर भी वहाँ पे कर्नल को फंक्शनल का एग्जिस्ट करता है ना। देखिए मैपिंग नॉन जीरो है, मतलब कि हर मैपिंग का आंसर जीरो नहीं आ सकता, बट किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर तो आंसर जीरो आएगा ना। और जब किसी एलिमेंट के ऊपर मैपिंग करने के बाद आंसर जीरो आ जाए तो वो एलिमेंट किस में चला जाता है, कर्नल में चला जाता है, ठीक है। तो नॉन जीरो मैपिंग में कर्नल तो एग्जिस्ट करेगा। तो लेट कर लिया कि एम जो है वो कर्नल ऑफ एफ है, मतलब कि इसमें एक्स बिलोंग्स टू एच वो एलिमेंट्स आएंगे जिसके ऊपर मैप करने के बाद आंसर जीरो आ रहा होगा। तो इसमें ये तो सिंपली जाहिर हो गया ना कि एम जो है यानी कि ये जो कर्नल है ये एच के इक्वल नहीं है। बिकॉज अब देखो अब यहाँ ये मैंने कॉन्ट्राडिक्शन किस तरह से ये प्रिडिक्शन किस तरह से किया। लेट्स सपोज कि एम जो है यानी कि ये कर्नल ऑफ एफ और हिल्बर्ट स्पेस के इटसेल्फ इक्वल है। अगर तो ये इटसेल्फ इक्वल है तो इसका मतलब फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा एक्स के हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। कर्नल ऑफ एफ में तो वही चीज़ आएंगी ना। और अगर कर्नल ऑफ एफ में अगर एक्स के सारे एलिमेंट्स के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि ये तो सिर्फ उस केस में हो सकता है हर एलिमेंट के ऊपर मैपिंग अप्लाई करने के बाद आंसर जीरो ही मिले। तो ये तो उस केस में हो सकता है जब आपके पास मैपिंग ही जीरो हो। यहाँ पे तो हम नॉन जीरो मैपिंग ले रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये मैंने आपको थोड़ा सा रफ वर्क में भी करके दिखा दिया कि हम m जो है वो h के इक्वल नहीं ले सकते। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि m इज़ नॉट इक्वल टू h। तो अब क्या है कि m क्या है, जो हमारे पास कर्नल ऑफ f है वो हिल्बर्ट स्पेस h के इक्वल नहीं है। अब m क्या था हमारे पास, m इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। m क्या है, एक प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस है, इक्वल नहीं है। इट्स मीन अब कर्नल ऑफ एफ हमें ये चीज़ पता है, जैसे एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसी तरह से कर्नल ऑफ एफ इज द सब स्पेस ऑफ एवरी स्पेस, ठीक है। तो m इज प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ h। अगर हम कोई मैपिंग डिफाइन करवा रहे हो तो तब उसका जो कर्नल वेक्टर स्पेस का क्लोज्ड जो क्लोज सबस्पेस बनता है वो भी प्रॉपर सबस्पेस ही होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जिस तरह से एम्प्टी सेट हम हर सेट का सबसेट होता है उसी तरह से कर्नल भी हर स्पेस के सब स्पेस होता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ ये है कि ये प्रॉपर सब स्पेस तो है लेकिन ये लीनियर भी है। क्यों? क्योंकि जो कर्नल होता है ना वो हमेशा लीनियर सब स्पेस ही बनाता है। अच्छा, ये चीज़ तो हमने दो चीज़ अभी तक देखी कि अगर तो ये नॉन जीरो मैपिंग है तो वहाँ पे कर्नल भी एग्जिस्ट करता होगा। वो जो कर्नल ऑफ एफ है जिसे हमने एम का नाम दिया वो हिल्बर्ट स्पेस एच के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके इक्वल हो गया तो फिर मैपिंग ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे तो हम नॉन जीरो मैपिंग ले रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो हमने कर्नल ऑफ लिया वो एक प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है। अगर वो एक प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है, देखिए ये एच सब स्पेस है, एच स्पेस है, तो एम क्या है, एक प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है। यहाँ पे एच के अंदर एक ऐसा जो वेक्टर है वो एग्जिस्ट करता होगा जो इस एम के ऑर्थोगोनल होगा। बिकॉज द रीज़न इज इस एच के अंदर हमने एक ऑर्थोगोनल सेट लिया हुआ है, सही है। और ऑर्थोगोनल सेट में वो वेक्टर्स होते हैं जो ऑर्थोनॉर्मल होता है किसी सबस्पेस के अंदर। तो देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर जी नोट सच दैट जी नोट इज परपेंडिकुलर टू एम। तो मैंने आपको राइसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के स्टार्ट में करवाया था कि अगर देखें एफ जो है वो एच के ऊपर मैपिंग है तो एफ एलिमेंट किसका होगा, एच कंजुगेट का। इसी तरह से अगर जी नोट परपेंडिकुलर है एम का, इसका मतलब है कि जी नोट किसका एलिमेंट होगा, एम एनहिलेटर का। क्योंकि एनहिलेटर में वो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं जो कि उस सेट के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब कि अगर जी नोट एम के ऊपर परपेंडिकुलर है इसका मतलब जी नोट एम एम एनहिलेटर का एलिमेंट है। अगर यहाँ पे ए होता, ए परपेंडिकुलर होता एम का तो ए एलिमेंट होना था एम एनहिलेटर का। बी परपेंडिकुलर होता एम पे तो बी एलिमेंट होना था एम एनहिलेटर का। इसी तरह से ये चीज़ चलती जाएगी। इसके लिए एनहिलेटर की डेफिनेशन भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है कि एनहिलेटर के सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो उस सेट के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब क्या होगा, अगर तो जी नोट इसके ऑर्थोगोनल का है, ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का क्या है कि एलिमेंट होगा। ये चीज़ हो गई कि वैसे भी ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने आपको समझाई है कि एक सब स्पेस है और एक हिल्बर्ट स्पेस एच की सब स्पेस एम है और उसके ऊपर ऑर्थोगोनल है जी नोट।
ये एक थ्योरम भी है कि अगर एम कोई प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि एम में कोई प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, तो थ्योरम ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सबस्पेस आ जाए जो प्रॉपरली क्लोज्ड हो एच के अंदर, तो वहाँ पे कोई ना कोई जी नॉट एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता होगा जो उस सबस्पेस के ऑर्थोगोनल होगा। तो ये एज एन एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें अगेन हमने क्या किया कि एक ऐसा इस जी नोट को यूज़ करते हुए अब हम एक एक्स की इमेज लेंगे, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक सब फंक्शनल है ना, ठीक है। अब एक ऐसा अब एक ऐसा वेक्टर वी कंसिडर करेंगे जो जी नोट और जो ऊपर हमने फंक्शन एफ लिया है सॉरी इन दोनों को कंटेन करते हुए एक वी वेक्टर बनाएंगे। मतलब कि आप एक मरतबा जी नोट की मैपिंग लोगे सिंपल एक्स के साथ, ठीक है, और एक मरतबा एक्स की मैपिंग लोगे जी नोट के साथ। तो एफ ऑफ एक्स जी नोट माइनस एफ ऑफ जी नोट इंटू एक्स। तो इन हर सब के ऊपर आप फंक्शन एफ अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ वी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी नोट माइनस एफ ऑफ जी नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स। दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट होगी, टर्म के आगे जीरो। मतलब कि आपके पास जो वेक्टर वी है ये अगर इस केस में है जो कि जी नॉट और एक्स एलिमेंट को कंसिडर कर रहा है, उसके ऊपर कंटेन कर रहा है, तो वहाँ पे उसके ऊपर जब आप मैपिंग अप्लाई करोगे तो आंसर आपको ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर v के ऊपर मैपिंग अप्लाई करने के बाद आपको आंसर ज़ीरो मिला है तो इसका मतलब है v किसे बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f में। द रीज़न इज कर्नल, किसी भी फंक्शन के कर्नल में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको आंसर ज़ीरो मिल रहा हो। तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था एफ ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि मैपिंग अप्लाई की और आंसर ज़ीरो मिल रहा है। इट्स मीन कि v क्या है, कर्नल ऑफ f से बिलोंग कर रहा है। कर्नल ऑफ एफ तो एम था, तो ये आ गया दिस इम्प्लाइज वी बिलोंग कर रहा है एम से। और हमने पीछे क्या देखा, तो एक चीज़ ये लिखी थी हमने कि जी नोट परपेंडिकुलर था एम के, तो हमने कहा था अगर ये परपेंडिकुलर है एम के तो ये एलिमेंट होगा एम के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के, एम एनहिलेटर के। तो जी नोट भी एम एनहिलेटर से बिलोंग कर रहा है, वी एम से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है, बिकॉज के देखो एक चीज़ जी नोट क्या है, इसके ऑर्थोगोनल है, इसके परपेंडिकुलर थी तो इसके अंदर बिलोंग किया ना। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो क्या होगा कि इसमें से आप एक एलिमेंट उठाएं और एक एलिमेंट परपेंडिकुलर वाला उठाएं, उन दोनों का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो अब आप v की जगह पे उसका वेक्टर लिखेंगे और जी नोट एज इट आ जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जी नोट इंटू जी नोट माइनस एफ ऑफ जी नोट एक्स इंटू जी नोट इक्वल टू ज़ीरो। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई किया। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया जी नोट में जी नोट माइनस एफ ऑफ जी नोट एक्स जी नोट। माइनस की टर्म दूसरी साइड पे जाके प्लस की हो गई, प्लस की होने के बाद इसको लिख दिया हमने जी नोम का स्क्वायर और इसको एज इट लिख दिया एफ ऑफ जी नोट इन प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी नोट। जी नोट क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसकी नॉम भी एक नॉन जीरो होगी और हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, नॉर्म ऑफ जी नॉट के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये जीरो होता तो फिर तो ये इन्फिनिटी का केस बन जाना था ना। तो इस स्केलर को हम राइट आर्ग्यूमेंट में लेंगे, ये वाला जो स्केलर है इसको हम राइट आर्ग्यूमेंट में लेंगे, बिकॉज कि जब कोई राइट आर्ग्यूमेंट से टर्म निकलती है ना तो वो कॉन्जुगेट के साथ निकलती है, जो लेफ्ट आर्ग्यूमेंट के साथ निकलती है। इसलिए हमें क्या किया कि इसका हमें कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट क्यों चाहिए, कि हम इसको एक ऐसा वेक्टर का नाम देना चाहते हैं जो कि स्टेटमेंट में उसने कहा था कि वहाँ पे कोई ना कोई यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करता है। उस यूनिक वेक्टर को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे कॉन्जुगेट इसको लेट कर लिया कि ये जो है ये राइट आर्ग्यूमेंट से निकला है। तो राइट आर्ग्यूमेंट से जब भी कोई चीज़ निकलती है वो तो कॉन्जुगेट के साथ निकलती है। तो जब मैं इसको अंदर धकेलूँगी यानी कि अंदर पुश करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ देखा एक्स इंटू एफ कॉन्जुगेट जी नोट ओवर नॉर्म ऑफ जी स्क्वायर इंटू जी नोट। इसके ऊपर कॉन्जुगेट नहीं आएगा, बिकॉज नो जो कॉन्जुगेट है वो किसी भी स्केलर टर्म को, ये स्केलर है ना, स्केलर टर्म को इफेक्ट नहीं करता। अब यहाँ तक मैं आपको रिपीट कर दूँ, सबसे पहले हमने राइसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम रिप्रेजेंटेशन इसको इसलिए कहते हैं कि हम कोई भी फंक्शनल लेते हैं और उसको एक इन प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमने एक ज़ीरो मैपिंग ली और वहाँ से एक्सप्रेस किया, फिर हमने नॉन ज़ीरो मैपिंग ली। देखिए नॉन ज़ीरो मैपिंग को यूज़ करते हुए हमने अगेन एक फंक्शनल को इन प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट की आधी चीज़ प्रूव हो गई है। फिर उसने ये कहा था कि आपके पास वहाँ पे एक यूनिक वेक्टर वाई भी एग्जिस्ट करता है जिसके साथ उस एलिमेंट का जो इनर प्रोडक्ट है वो एक यूनिक वेक्टर बनाता है, ठीक है।
अभी ये तो एक चीज़ प्रूव कर दी कि चाहे आप ज़ीरो मैपिंग लें चाहे आप नॉन ज़ीरो मैपिंग लें, आपके पास आप उसको एक इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी देखिए जो हमने क्या किया कि हमने अगेन एक फंक्शन लिया था और उसको एक इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था। अब ये जो वाला वेक्टर है इसको हमने लेट कर लिया कि ये y है और हमने लिख दिया इसके जगह पे x और y। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा था कि आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक तो एफ ऑफ एक्स का इक्वल टू होगा एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट के, दूसरा नॉर्म ऑफ एफ इक्वल होगा नॉर्म ऑफ वाई के, यानी कि ये जो सेकेंड फैक्टर है इसकी नॉर्म लेनी है आपने। ठीक है, तो हमने एक चीज़ तो प्रूफ कर दी। इट्स मीन हम एक फंक्शन लेके उसको इनर प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि यूनिकनेस ऑफ वाई देख लेते हैं, क्योंकि यूनिकनेस देखेंगे तो ही इसकी नॉर्म ऑफ वाई को हम एक्सप्रेस कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमने क्या लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी वाई वाई डैश भी एग्जिस्ट करता होगा। तो लेट कर लिया कि एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट इक्वल है एक्स वाई डैश के इनर प्रोडक्ट के। ये वाला जो प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई डैश का इनर प्रोडक्ट। फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड में इसको मतलब कि कंबाइन करके लिखने लगी हूँ मैं, तो ये आ जाएगा एक्स एज इट वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब दो टर्म्स का इनर प्रोडक्ट अगर ज़ीरो हो तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक्स तो सारा का सारा एच से बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन वाई माइनस वाई डैश इज ऑर्थोगोनल टू एच। ठीक है, अगर ये ऑर्थोगोनल टू एच है तो यहाँ पे क्या आएगा वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस के ऑर्थोगोनल होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे जो माइनस का वाई नोट है वाई डैश है, दूसरी साइड पे वाई, यानी कि हमने क्या किया एक वाई डैश एक और खुद से ही वेक्टर ले लिया कि हो सकता है वाई डैश भी एग्जिस्ट करता हो, बट प्रूफ क्या हुआ वो वाई डैश वाई के इक्वल आ गया, मतलब कि यूनिक वेक्टर ये वाई ही है, तो वाई की यूनिकनेस प्रूव हो गई। तीन चीज़ें प्रूव करनी थी कि हम कोई भी फंक्शन लें उसको इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, हमने कर दिया। दूसरी चीज़ वहाँ पे जो वेक्टर वाई होगा वो यूनिक होगा, हमने कर दिया। थर्ड चीज़ प्रूव करनी है कि नॉर्म ऑफ एफ इक्वल है नॉर्म ऑफ वाई के, उसके लिए क्या किया कि नॉर्म ऑफ एफ को डेफिनेशन लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये इक्वल टू होती है सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वन। बेसिकली ये डेफिनेशन है नॉर्म की, बस सिंपल मैंने वो लिखी। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो तो नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई है, उसके जहाँ पे मैंने वो लिख दिया। अंदर आ गया नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वन। तो कोशिश वार्स इनइक्वालिटी ये कहती है कि आप जब सुप्रीमम लेते हैं तो इनर प्रोडक्ट को सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू को इनर प्रोडक्ट नॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं लेस। तो मैंने कोशिश बार्स इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए इसलिए लिख दिया लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन वन। देखें अगर नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन वन है, ठीक है, यानी ये वन से भी छोटी है, तो फिर क्या होगा इसमें सुप्रीमम क्या चीज़ बनेगी, ये तो नॉर्म ऑफ वाई बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्म ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। अब मैंने क्या किया अगेन सुप्रीम नॉर्म की डेफिनेशन लिखी, इसी डेफिनेशन को ही हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है। देखिए ना, जब ए लेस देन बी प्रूव हो जाए फिर बी लेस देन ए प्रूव हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने ए एफ नॉर्म ऑफ एफ को नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल प्रूव करना है, तो ए लेस देन बी मैंने इस डेफिनेशन से निकाल लिया। अगेन ये डेफिनेशन लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू है वन के, नॉर्म ऑफ एक्स अगर तो इक्वल टू वन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन। कब ग्रेटर देन आएगा, देखिए अब सुप्रीमम इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक एक सेट है, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा 100। इसका मतलब है कि अगर मैं उस 100 को निकाल दूँ तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे उस सुप्रीमम से छोटे होंगे ना। इसका मतलब है कि अगर मैं इनर प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये सारे के सारे छोटे होंगे नॉर्म ऑफ एफ के, ये इसका सबसे बड़ी वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसकी बाकी एलिमेंट्स तो इससे छोटी होंगी ना, तो ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि y जो है वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो उसको हम कुछ इस तरह से लेट के चूज़ कर लिया कि x जो है वो इज इक्वल टू है y ओवर नॉर्म ऑफ y, यानी कि खुद ही x से एक वेक्टर कंसिडर कर लिया कि ऐसे ही है जैसे हमने ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम में चीज़ लेट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमारे पास कि नॉर्म ऑफ f इज़ ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ y आगे जाके। ठीक है,
ये चीज़ आ गई हमारे पास। मैंने एक्स की यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी, नॉर्म ऑफ वाई बाहर निकाला, अंदर आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई इंटू वाई। अब जब मैंने आपको अगेन ये चीज़ बताई कि इनर प्रोडक्ट को आप नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर लिख सकती हैं, एक नॉर्म नॉर्म से कट गई तो क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ वाई। यानी कि बना क्या हमारे पास, इक्वेशन 1 में आया हमारे पास ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 में आ गया बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए इक्वल टू है बी के। तो ये चीज़ हमारे पास थर्ड टर्म भी प्रूव होगी। तो ये हमारे पास आ गया राइसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। 3 चीज़ें प्रूव करनी थी किसी भी मैपिंग के लिए, चाहे वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, आप उसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहाँ जो वेक्टर वाई होगा वो यूनिक होगा। थर्ड ये चीज़ थी कि नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ वाई के। ये तीनों चीज़ें प्रूव हो गई।